Hello aspirants and welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 4th of November 2023. तो वर्ल्ड पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, वही है जो कि हम इतने टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। हमने हाउदी रेबल्स के बारे में डिस्कस किया, हमने हिजबुल्ला के बारे में डिस्कस किया। तो फर्स्ट न्यूज़ यही है कि हिजबुल्ला ने ये कहा है कि एस्केलेशन को हम बढ़ा देंगे क्योंकि ये जो इज़राइल है ये लगातार अटैक कर रहा है गाज़ा के ऊपर। हिजबुल्ला कौन है? तो हिजबुल्ला जो है इसको ईरान सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ईरान बैक्ड मिलिशिया ग्रुप है जो कि लेबनान से ऑपरेट करता है। द लीडर ऑफ द ईरान बैक्ड हिजबुल्ला मिलिटेंट ग्रुप स्टोक्ड फियर्स दैट द कन्फ्लिक्ट कुड वाइडन बाय प्रॉमिसिंग मोर अटैक्स अलोंग द लेबनान बॉर्डर। तो बस आपको ये पता होना चाहिए हिजबुल्ला ये कौन है, कहाँ पर है, एंड हाउदी के बारे में भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। पाक ओपन्स मोर बॉर्डर सेंटर्स टू स्पर रिटर्न ऑफ अफगान माइग्रेंट्स। तो ये न्यूज़ भी हमने डिस्कस की थी कि पाकिस्तान के मिनिस्टर ने ये कहा था कि जो भी अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं ये बाहर जाना स्टार्ट कर दे, एंड अगर ये नहीं जाएंगे तो उनको डिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो वही किया जा रहा है, एंड मेनली यहाँ पर अफगानिस्तान के लोग ही हैं और उनको यहाँ पर डिपोर्ट किया जाएगा। फर्स्ट पेज पर द कैपिटल गैस्प। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुका है, सीवियर से वेरी सीवियर कैटेगरी में जा चुका है। ग्राफ लग चुका है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का, यहाँ पर ग्राफ 3 लग चुका है, ग्राफ 4 अभी नहीं लगा है क्योंकि शाम को जो एयर क्वालिटी है ये थोड़ी इंप्रूव होने लग गई थी। इंडियाज़ कैपिटल दिल्ली चोक्ड विद सीवियर एयर क्वालिटी फॉर द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव डे ऑन फ्राइडे, एंड यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये 475 पर पहुँच गया था। तो फोरकास्ट इंडिकेट्स जो एयर क्वालिटी है ये सीवियर ही रहने वाली है कुछ टाइम तक। फिर यहाँ पर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज। तो CAQM के बारे में आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स प्रिपेयर कर लेने की कैसी बॉडी है। CAQM विच इज़ अ कमीशन जिसको कि कॉन्स्टिट्यूट किया गया था बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। तो इसने यहाँ पर मेजर्स इन्वोक कर दिए हैं अंडर स्टेज 3 और द सीवियर कैटेगरी ऑफ द ग्राफ। बाकी ग्राफ में क्या होता है, अगर स्टेज 1 है तो क्या मेजर्स लिए जाते हैं, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड 4, ये सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दिल्ली सिटी वाले पेज पर। फार्म फायर्स एंड वेदर बिहाइंड द चोक। तो वेदर बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, नो रेन। जो विंड है तो बहुत हल्की विंड फ्लो हो रही है, तो लो विंड इंटेंसिटी जिसकी वजह से यहाँ पर जो पोल्यूटेंट्स हैं डिस्पोज नहीं हो पा रहे हैं। तो ये कुछ यहाँ पर रीजंस हैं। वर्क स्टार्ट्स ऑन शेपिंग फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। तो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का काम शुरू हो चुका है। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में क्या होगा, तो एक्चुअली ये एक डॉक्यूमेंट होगा जिसमें ये बताया जाएगा कि हमारे सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम उनको किस तरीके से अचीव करना चाहते हैं, हमारे लिए थ्रेट्स क्या हैं, हमारे लिए कौन से ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं, कौन से नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वाइल इंट्रोड्यूसिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ एजेंसीज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का इनको टास्क दिया जाएगा। तो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी इसका डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जा रहा है। The National Security Council Secretariat is putting in place a comprehensive national security strategy in consultation with the several central ministries and departments, and final cabinet approval होगा उसके बाद। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी होती क्या है। बहुत समय से हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली नहीं थी, लेकिन अभी इसको प्रिपेयर किया जा रहा है। कास्ट सेंसस। तो बेसिकली जो होम मिनिस्टर उनका ये कहना है कि कभी भी उनकी पार्टी कास्ट सेंसस के अगेंस्ट नहीं थी। तो ये कास्ट का मुद्दा बहुत बड़ा हो चुका है, बिहार ने भी कास्ट सेंसस रिलीज़ किया, हमने सारी फाइंडिंग्स डिस्कस की थी। तो बस इनका ये कहना है कि पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट नहीं करना चाहते हैं एज अ नेशनल पार्टी, एंड कास्ट के नाम पे वोट नहीं चाहते हैं, बस इसीलिए केयरफुल थॉट की ज़रूरत है कि कहीं पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट ना हो जाए। टोल्ड बाई सुप्रीम कोर्ट टू से सॉरी, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपके सांसद हैं पार्लियामेंटेरियन MP राघव चड्ढा, उनको सस्पेंड कर दिया गया था, एंड काफ़ी टाइम से वो सस्पेंड थे। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि इतने लंबे समय से अगर कोई सस्पेंड है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी की वॉइस ख़त्म हो रही है, जो गवर्नमेंट के व्यूज़ के इनकन्सिस्टेंट है उसकी आवाज़ बंद हो रही है। और उसके बाद इनको ये कहा गया कि आप अनटेंडेड अपॉलजी दे दो, अनकंडीशनल अपॉलजी दे दो, एंड आपको वापस ले लिया जाएगा। तो ये सब कुछ इशू आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अनाउंसमेंट है एंड ये इनिशिएटिव है UPSC एनालाइज़र का। UPSC एनालाइज़र मेंटरशिप प्रोग्राम जो है ये 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। इसमें करंट अफेयर्स कवर किए जा रहे हैं फ्रॉम 1 जनवरी 2023 टिल मार्च 2024। प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए करंट अफेयर्स किए जा रहे हैं फ्रॉम ऑल द सोर्सेज विच आर रेलेवेंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। साइमल्टेनियसली प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज़ है जिसमें हम प्रीलिम्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो डिस्कस करेंगे, प्लस यू विल गेट 10 FLTs एंड मीन्स स्पेसिफिक मेंटरशिप है। तो ये सब कुछ आपको इसमें ही मिलेगा। यू हैव टू पे, यहाँ पर है, या तो आपको 5000 वन टाइम पेमेंट करना है या तो आप मंथली 1000 पे कर सकते हो।
You can make payment via UPI to this UPI ID and then you have to send details to this given email ID. तो ये सब कुछ आपको एक ही प्रोग्राम में मिलेगा, एक कुछ अलग नहीं है. करंट अफेयर्स भी आपको उसी में मिलेंगे, प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज, मेंस स्पेसिफिक सीरीज, सब कुछ उसमें ही है. एक और इनिशिएटिव है कि अगर आपको सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए एंड स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स, तो आप इसको बाय कर सकते हो. इट विल कॉस्ट यू 150 रुपीज़ पर मंथ. तो अगर आपको नवंबर मंथ के लिए बाय करना है तो आप कर सकते हो. आगे हम चलते हैं. ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है. अलविश यादव को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया. नहीं, गिरफ्तार नहीं किया गया एक्चुअली. इनके अगेंस्ट केस लगा दिया गया कि ये स्नेक वेनम का यूज़ करते थे. आपके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं तो आप स्किप कर सकते हो. विल दिल्ली सी ऑड इवन सून, गवर्नमेंट टू वेट एंड वॉच. तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर. ग्राफ के 3 स्टेज लग चुका है, 4th स्टेज अभी नहीं लगाया क्योंकि शाम को जो एयर क्वालिटी वो थोड़ी बहुत ठीक हो गई थी. तो स्टेज 1 में क्या होता है, सारी कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्टिविटीज़ को रोक देते हैं विथ प्लॉट साइज ऑफ 500 स्क्वायर मीटर और मोर. मैकेनाइज स्वीपिंग एंड वाटर स्प्रिंकलिंग ऑन रोड्स ये स्टार्ट कर दिया जाता है. स्टेज 2 में क्या होता है, डीजल जनरेटर के यूज़ को डिस्करेज किया जाता है. स्टेज 3 में क्या होता है, बैन ऑन कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्टिविटीज़ इन NCR एक्सेप्ट असेंशियल वर्क. स्कूल्स को बंद कर दिया जाता है, जो कि भी हो भी है. स्टेज 4 AQI अगर सीवियर प्लस 450 से ज़्यादा हो जाए तो ट्रक की एंट्री रोक दी जाती है इनटू दिल्ली. बैन ऑन प्लाइंग ऑफ दिल्ली रजिस्टर्ड डीजल मीडियम एंड हैवी गुड्स व्हीकल्स इन दिल्ली एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल. स्टेट गवर्नमेंट जो है ये एडिशनल इमरजेंसी मेजर्स ले सकती है. तो ये सब कुछ यहाँ पर स्टार्ट कर दिया जाता है. एयर क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी, तो विंड वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर्स है कि ज़्यादा विंड स्पीड होनी चाहिए. ज़्यादा विंड स्पीड होगी तो अपने आप ही जो पार्टिकुलेट मैटर है ये डिस्पोज हो जाएगा. टेम्परेचर इन्वर्जन, तो टेम्परेचर इन्वर्जन आपने पढ़ा होगा. आई होप आपने ज्योग्राफी में टेम्परेचर इन्वर्जन पढ़ा होगा. तो टेम्परेचर इन्वर्जन जब होता है तब भी यहाँ पर जो पोल्यूटेंट्स है वो डिस्पोज करते हैं. तो दिस इन्वर्जन डिटरमाइंस मिक्सिंग हाइट विच इज़ द एरिया अवेलेबल फॉर पोल्यूटेंट्स टू डिस्पोज. तो हायर द मिक्सिंग हाइट द बेटर इट इज़. एंड रेन, तो बारिश होती है तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, जो पार्टिकुलेट मैटर ये है ये सेटल हो जाता है. तो रेन हेल्प्स द पार्टिकुलेट मैटर एंड डस्ट इन द एयर सेटल इंप्रूविंग एयर क्वालिटी इंडेक्स. तो रेन, टेम्परेचर इन्वर्जन एंड विंड बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली का एयर पोल्यूशन कम करने के लिए. डिसीजन 2023, तो 5 स्टेट्स में इलेक्शन, उसके बारे में न्यूज़ है जो कि हम डिस्कस नहीं करेंगे. गवर्नमेंट इन पॉलिटिक्स सेम डेज आफ्टर हिंटिंग एट ट्रूज अखिलेश अगेन टारगेट्स कांग्रेस. बिल्कुल आपके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है. तो इंडिया एक्चुअली ये जो अपोजिशन वाले इन्होंने एक अलायंस बनाया है इंडिया. अभी इनका सीट शेयरिंग को लेकर कुछ इशू चल रहा है, आपको नहीं जाना है. मोदी सुनक डिस्कस गाजा, लेकिन इसमें कोई ऐसी बात नहीं की गई है. FTA प्रोग्रेस हो रहा है, लंबे समय से प्रोग्रेस हो रहा है. जब पूरी तरीके से प्रोग्रेस हो जाएगा हम डिस्कस कर लेंगे. बाकी ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने ज़रूर ECTA एंड UAE के साथ FTA साइन किया था, तो ये बस आपको पता होना चाहिए. आर्मीज अप्रोच ऑफ डिनाइंग विमेन ऑफिसर्स इम्पेनलमेंट एज कर्नल आर्बिट्ररी. तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था एंड सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये था कि विमेन को परमानेंट कमीशन मिलेगी. ठीक है, पहले विमेन को सिर्फ यहाँ पर शॉर्ट सर्विस कमीशन ही दी जाती थी. तो विमेन को परमानेंट कमीशन देने के लिए ये जजमेंट आया था. अगर आपको जजमेंट का नाम पता है देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. फॉर एग्जाम्पल आई थिंक 2023 में एक क्वेश्चन था कि जेंडर जस्टिस लॉज में कॉन्स्टिट्यूशनल कौन से केस लॉज है. तो आप ये लॉ भी मेंशन कर सकते थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे विमेन को परमानेंट कमीशन दी है. लेकिन यहाँ पर आर्मी की क्या अप्रोच है, तो जो विमेन का एंटायर करियर है उन सबको कंसिडर नहीं किया जा रहा है. कुछ कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स को एक्सक्लूड कर दिया जा रहा है जिसकी वजह से विमेन को कर्नल की पोस्ट नहीं दी जा रही है. तो हम देख रहे हैं यहाँ पर आर्मी जो है वो डिस्क्रिमिनेट कर रही है. अ 3 जज बेंच प्रिसाइडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ मेड एविडेंट इट्स डिस्प्लेजर एट व्हाट इट वाज कॉल्ड द आर्बिट्ररी एटीट्यूड ऑफ द फोर्स टुवर्ड्स प्रमोशन ऑफ विमेन ऑफिसर्स. ठीक है, बस ये आपको पता होना चाहिए. आगे हम चलते हैं. मुंबई में बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है, लेकिन उसके बाद भी कुछ कंपनीज़ हैं जो कि नॉर्म्स को फ्लाउट कर रही हैं, तो उनको क्लोजर नोटिस दे दिए गए हैं. ठीक है. ट्रांसपेरेंसी एट स्टेक, तो दिस इज अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड्स. तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर हियरिंग चल रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने वर्डिक्ट को रिजर्व कर लिया है. यहाँ पर एक तरफ वोटर का राइट टू नो है कि उसके पास राइट टू इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. दूसरी तरफ डोनर की राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी की बात कर रहे हैं कि डोनर के पास राइट टू प्राइवेसी होनी चाहिए. वो किसको डोनेट कर रहा है ये लोगों को जानने का कोई हक नहीं है. ही एम्फेसाइज्ड, जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस समय के देन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स बोले थे, जैसे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इम्पॉसिबल हैं विदाउट ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग एंड बहुत समय से इसके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई. शेल कंपनीज के थ्रू डोनेशन आता है, ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा है, कैश है इलेक्टोरल फंडिंग में. तो इन सबको सही करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को यहाँ पर पेनीशिया बताया गया था, लेकिन एक्चुअली इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने जो किया वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है. What emerged from this situation were electoral bonds, which rather than promoting transparency, contributed to its demise. इससे पहले कम से कम कोई भी ट्रांजेक्शन जो कि 20,000 रुपये से ज़्यादा होता था, इसको इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करना पड़ता था, तभी आप इसके ऊपर इनकम टैक्स रिबेट ले सकते थे. However, electoral bonds permitted donations of ₹20 crore or even ₹200 crore to be made anonymously.
बट वाई यहाँ पर डोनर क्यों एनोनिमिटी चाहेगा? इट इज़ रीजनेबल टू क्वेश्चन कि यहाँ पर डोनर की आइडेंटिटी क्यों प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, इसीलिए कि ये ना पता चले कि क्विड प्रो क्यों हुआ है कि ए पार्टी ने यहाँ पर सरकार को डोनेट किया जिसकी वजह से सरकार जो है वो ए पार्टी को फ़ायदा पहुँचा रही है, ये वोटर को ना पता चले। इस वजह से फॉर डेकेड्स कॉरपोरेशन जो है ये डोनेशंस करते हैं और रूलिंग पार्टी को भी करते हैं, एंड सेम यहाँ पर जो है वो अपोजिशन पार्टी को भी करता है, राइवल पार्टीज को भी करते हैं। येट हैज़ एनी रूलिंग पार्टी एवर टारगेटेड अ डोनर हु कंट्रीब्यूटेड टू इट्स पॉलिटिकल ओपोनेंट्स? क्रूशली इन द पास्ट बोथ द आरबीआई एंड द ईसीआई ने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस किए थे इसको लेकर, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर, जो कि हमने डिस्कस भी किया था जब इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेन्ड पेज पर आया था। ECI in a letter to the Ministry of Law and Justice warned that electoral bonds and ये जो आपने legislative changes किए हैं इसकी वजह से shell companies का proliferation हो सकता है, black money आ सकता है political system में via these electoral bonds। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर लेती है 2021 में। तो ECI काउंसिल हैड सीमिंगली रिवर्स इट्स पोजीशन और ये कहा कि गवर्नमेंट के इंस्टांस को सपोर्ट किया गया। फिर ऑथर ने ये कहा है कि सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं लाए गए, बहुत सारे एक्ट्स में चेंजेस किए गए। फॉर एग्जांपल फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017 ने अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस किए थे, RBI एक्ट, कंपनीज एक्ट एंड इनकम टैक्स एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एंड फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस रेगुलेशन एक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर कंपनी कितना डोनेट कर सकती थी उसके ऊपर लिमिट थी। तो जो कंपनी है वो अपने प्रॉफिट का 7.5% ही डोनेट कर सकती थी, लेकिन इसको यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया गया है। अभी जो कंपनी है ये अपने पूरे प्रॉफिट्स 100% ऑफ द प्रॉफिट्स डोनेट कर सकती है। इवन जो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं ये भी पॉलिटिकल डोनेशंस कर सकती हैं। तो अगर लॉस मेकिंग कंपनी पॉलिटिकल डोनेशन करे इसका मतलब यही है कि क्रोनी कैपिटलिज्म होगा। फिर यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 जो कि प्रोहिबिट करता था पॉलिटिकल पार्टीज को कि पॉलिटिकल पार्टीज फॉरेन सोर्सेज से कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकती हैं, एंड सेक्शन 3 ऑफ द 2010 Foreign Contribution Act restricts foreign contributions to candidates, legislative members, political parties and party office holders। लेकिन 2014 में दिल्ली हाईकोर्ट ने ये पाया कि कांग्रेस एंड बीजेपी दोनों ही फॉरेन फंड्स ले रही हैं जो कि वायलेट कर रहा है FCRA 1976 को। उसके बाद क्या किया जाता है, इसको रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड कर दिया जाता है विद द मॉडिफाइड 2010 स्टैट्यूट, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो पार्टीज फॉरेन फंडिंग ले रही थी इसको वायलेशन नहीं माना जाएगा ऑफ दिस एक्ट। Even the government is hell-bent on retaining electoral bonds in the name of eliminating cash transactions. It was disturbing to hear the argument कि जो सॉलिसिटर जनरल का ये कहना है कि यहाँ पर लोगों का कोई हक नहीं है और लोग यहाँ पर नहीं जान सकते कि कौन किसको डोनेट कर रहा है। In the 2003 ruling in the PUCL and the 2002 judgment in the Union of India versus ADR, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ECI टू ऑब्टेन एंड डिस्क्लोज टू द पब्लिक बैकग्राउंड की फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन अगर इलेक्शन लड़ रहा है, कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है, तो उसके पास कितने एसेट्स हैं, उसके पास कितने क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, जिसकी वजह से अगर इंसान के पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी तभी तो वो अपना दिमाग लगाकर वोट कर पाएगा सही तरीके से। The Attorney General has told the Supreme Court in his written submissions that the citizens' right to know is subject to reasonable restriction। तो ऑथर का ये क्वेश्चन है, क्या गवर्नमेंट ये बात सीक्रेट रखे, कॉन्फिडेंशियल रखे, क्या ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जिसकी वजह से आप यहाँ पर क्विड प्रो क्यों कर सको। फिर ऑथर ने यहाँ पर कुछ सजेशंस बताए हैं कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस किया जा सकता है। अगर आपको ये पता हो कि कौन सी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस की, देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। नेशनल इलेक्शन फंड बनाया जा सकता है जिसमें सारे डोनर्स जो हैं कंट्रीब्यूट कर दें एंड उसके बाद किसी भी पार्टी के इलेक्टोरल परफॉर्मेंस के बेसिस पर उनको इससे पैसा मिल जाए। नेक्स्ट है यहाँ पर जॉइन द डॉट्स। तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है, तो पहले ऑथर ने थोड़ा बहुत आपको क्रिटिसाइज़ किया है कि आपका पहले ये कहना था कि पंजाब की वजह से पोल्यूशन हो रहा है क्योंकि पंजाब के जो फार्मर्स हैं स्टबल बर्निंग करते हैं, तो पंजाब में भी इनकी सरकार है तब भी ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वही सब यहाँ पर बताया गया जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अ मैटर ऑफ ग्रेइंग, तो ये बताया गया है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन एज सच ग्रे हो रही है। इसका मतलब ये है ओल्ड एज पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ रही है। इंडिया में भी ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ने वाली है। एक पॉइंट ये है कि अगर हम देखें डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ में, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, इंडिया के अराउंड $2000 है जो कि बहुत कम है। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, तो ऐसे में अगर वो एज हो भी रहे हैं तो वो सारी चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन इंडिया में पर कैपिटा इनकम कम है तो एल्डरली का ध्यान कैसे रखा जाएगा, ये सबसे बड़ा इशू है। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, कि हम सर्वाइव करेंगे या हम पेरिश कर जाएंगे। इन अ 2019 रिपोर्ट UNFPA नोटेड दैट बाई 2027 इंडिया की हाईएस्ट पॉपुलेशन होगी जो कि हो चुकी है, हम चाइना को ओवरटेक कर चुके हैं। इंडिया डिड इनफैक्ट ओवरटेक चाइना एज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। रिपोर्ट ने प्रेडिक्ट किया है कि अभी नाउ एंड 2050 इंडिया अलॉन्ग विद नाइजीरिया, पाकिस्तान, कॉन्गो, इथोपिया, तंजानिया ये हाईएस्ट इंक्रीज इन पॉपुलेशन देखेंगे। फर्दर द पॉपुलेशन ऑफ सब सहारन अफ्रीका ये डबल हो जाएगी बाई 2050। लेकिन जो वर्ल्ड है, ये दुनिया है, ये ग्रे हो रही है, मतलब ओल्ड एज पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ रही है। ग्रेइंग इज द डोमिनेंट ट्रेंड इन द 21st सेंचुरी अकॉर्डिंग टू हिम। अब क्यों यहाँ पर ग्रे हो रही है, क्यों यहाँ पर ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ रही है? क्योंकि लॉन्जेविटी
बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि लोग यहाँ पर ज़्यादा लंबे समय तक जी रहे हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुकी है। जहाँ लोग पहले 50 साल तक जीते थे, अभी लोग 70 साल तक जी रहे हैं। फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो रहा है, मतलब ये है कि जो नए बर्थ्स हैं ये कम हो रहे हैं। इज दिस ट्रू फॉर इंडिया एज वेल? तो ऑफकोर्स इट इज़ ट्रू फॉर इंडिया। अभी हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लेकिन आने वाले समय में हमारी भी ओल्ड एज पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। द UNFPA रिसेंटली रिलीज द इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। इट डिक्लेयर्स दैट ग्लोबली देयर आर 1.1 बिलियन पर्सन्स जिनकी एज यहाँ पर 60 से ज़्यादा है एंड एवब इन 2022, comprising 13.9% of the total population of 7.9 billion. The report points out that the unprecedented rise in the aging population will have significant implications for health, education, economy and society. तो अगर हम यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो डेवलप्ड कंट्रीज़ का फर्टिलिटी रेट उतना तेज़ी से डिक्लाइन नहीं हुआ था जितनी तेज़ी से हमारा डिक्लाइन हुआ है। इसके अलावा डेवलप्ड कंट्रीज़ का पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, इंडिया का पर कैपिटा इनकम इतना ज़्यादा नहीं है। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ इन अदर वर्ड्स हैड अ फार बिगर इकोनॉमिक पाई दैट दे कुड यूज टू सस्टेन देयर एल्डरली पीपल व्हेन देयर पॉपुलेशंस बिगिन टू एज रैपिडली। The UNFPA sets out through an array of statistics that in some developing countries जो old age dependency ratio है ये डबल भी हो सकता है 50 ईयर्स में, एंड इंडिया के लिए भी ये ट्रू है। इसका मतलब ये है कि बहुत कम लोग होंगे जो कि काम करेंगे आपके देश में, जो कि पैसा कमाएंगे, जो कि टैक्स पे करेंगे, और जिसकी वजह से जो कंट्री की एबिलिटी है वेल्थ जनरेट करने की ये भी कम हो जाएगी। A study on the population decline published in Lancet in 2020 throws up some important findings कि पॉपुलेशन पॉलिटिक्स से कैसे रिलेटेड है। तो चाइना जो है ये रिप्लेस कर सकता है यूएस को बाई 2035, क्योंकि यहाँ पर चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर चाइना का जीडीपी जो है ये यूएस को सरपास कर जाएगा। लेकिन चाइना का कुछ टाइम के बाद ही जो जीडीपी है वो यूएसए से कम हो जाएगा, क्योंकि यूएसए की पॉपुलेशन हमेशा बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि यूएसए के पास एक मैजिक वैंड है, क्या है? लिबरल इमिग्रेशन पॉलिसीज। लोग आते हैं, वहाँ पर काम करते हैं और यूएसए की इकॉनमी को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर चाइना क्या करने की कोशिश कर रहा है? चाइना अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था नेशनल वुमेन कांग्रेस, जिसमें वुमेन को ये कहा जा रहा था कि आपका प्लेस होम है, आप रियरिंग एंड केयरिंग ऑफ द चाइल्ड करो। तो हाउएवर इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव चॉइस, गुड हेल्थ केयर एंड वर्क लाइफ बैलेंस, जिसकी वजह से यहाँ पर फर्टिलिटी रेट इंक्रीज हो सकता है। आप वुमेन को परसुएट कर सकते हो कि आप फॉर्मल वर्क फोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो एंड आप बच्चों की रियरिंग एंड केयरिंग भी कर सकते हो। ठीक है, नवाज लाइक इमरान बिल्कुल नहीं डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान को लेकर आर्टिकल है पूरा। दिल्ली इज पॉल्यूटिंग हेज, तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, हम सारे फैक्टर्स डिस्कस कर चुके हैं। मुंबई में भी पॉल्यूशन है, तो मुंबई के पॉल्यूशन का प्रिस्क्रिप्शन दिया गया, एक बार देख लेते हैं। तो मुंबई सी से सराउंडेड है और जिसकी वजह से यहाँ पर कोस्टल सिटी है। तो यहाँ पर नेचुरल फैक्टर्स इस तरीके से हैं कि यहाँ पर पॉल्यूशन टिक ही नहीं सकता, लेकिन उसके बाद यहाँ पर इतना ज़्यादा पॉल्यूशन क्यों है? तो डिस्पाइट दिस जोग्राफिकल एडवांटेज, अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड मैनेजमेंट फैक्टर्स, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ज़्यादा हो गया है। तो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, जो कि हर 3-4 दिन में होता था, वो भी 10-15 दिन में हो रहा है। बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, अक्टूबर हीट का प्रोसेस अभी इस समय देखा जा रहा है, तो ये तो नेचुरल फैक्टर्स हो गया, अक्टूबर हीट का प्रोसेस देखा जा रहा है। Mumbai had an unusually hot October, a steep temperature gradient between the city and the nearby hilly regions, और जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा है। He flagged ongoing construction works as a major factor for the poor air. ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रिफाइनरीज, इंडस्ट्रीज एंड गार्बेज बर्निंग, जिसकी वजह से पोल्यूशन और ज़्यादा ऐड हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या स्टेप्स लिए हैं और क्या लेने की ज़रूरत है? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एयर क्वालिटी जो मॉनिटरिंग स्टेशन है वो बहुत कम है, 1/3 है जितना यहाँ पर रिकमेंडेड है, तो आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। अथॉरिटीज शुड ऑल्सो कंसिडर सेटिंग अप सेंसर बेस्ड AQI मॉनिटरिंग यूनिट्स, तो ये यहाँ पर सेंसर बेस्ड AQI मॉनिटरिंग यूनिट्स लगा सकते हो और हर यूनिट यहाँ पर कुछ 50,000 कॉस्ट करेगी। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट, तो ऐसी बॉडी जो है वो दिल्ली में, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट, जो कि NCR एंड इसके लिए है, तो वैसी बॉडी जो है मुंबई की पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए बनाया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन करना है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर गाइडलाइंस को इन्फोर्स करते हुए करना है। मुंबई ऑल्सो नीड्स टू कैरी आउट एन एमिशंस बेस्ड स्टडी टू फ्रेम एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसीज रिलेटेड टू व्हीकलर एमिशन। फिर ये बताया गया कि पॉल्यूशन की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे इंपैक्ट होती है, तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ इंपैक्ट होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लोग यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम करने लगते हैं एंड कुछ सेक्टर्स में आप वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो लॉस हुआ है ये बाद में कवर करना पड़ता है। बाद में कवर करने का मतलब ये है कि हो सकता है आपको 10-12 घंटे काम करना पड़ जाए। 10-12 घंटे काम करने का मतलब ये कि मेंटल बर्नआउट, स्ट्रेस, ये सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। तो एम्प्लॉयज़ में टेंड टू ओवरवर्क टू कॉम्पनसेट फॉर लॉस्ट टाइम रिजल्टिंग इन बर्नआउट्स, एट्रिशन, डिफिकल्ट इन अट्रैक्टिंग टैलेंट। कंजम्पशन इकोनॉमी में डिक्लाइन होता है, इतने पॉल्यूशन में आप बाहर तो जाओगे नहीं, आप यही कोशिश करोगे अगर बहुत ज़रूरी काम नहीं है तो आप बाहर मत जाओ, आप घर में ही रहो। और जिसकी वजह से यहाँ पर जो रेस्टोरेंट्स का बिजनेस होता है, जो यहाँ पर लोग मॉल्स में जाते हैं, सबको जाना बंद कर देते हैं। रिड्यूस लाइफ स्पेन फॉर बिजनेस एसेट्स, तो जो यहाँ पर बिजनेस के एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड पोल्यूटेंट्स की वजह से इनका डिग्रेडेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। प्री मैच्योर डेथ्स होती है, तो ये लोग जो आपकी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर सकते थे, अभी तो उनकी डेथ हो गई, तो ये कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे? तो ये सब कुछ यहाँ पर इश्यूज़ हैं। ये मूवीज़ के रिव्यूज़ दिए हुए हैं,
डायरेक्ट लिस्टिंग ऑन फॉरेन एक्सचेंजेस, तो जो इंडियन कंपनीज हैं अब ये खुद को डायरेक्ट लिस्ट कर सकती हैं फॉरेन एक्सचेंजेस के ऊपर, जिसकी वजह से आसानी से पैसा मोबिलाइज कर सकती हैं फॉरेन कंट्रीज से। तो गवर्नमेंट रिसेंटली परमिटेड सर्टेन इंडियन कंपनीज टू डायरेक्टली लिस्ट ऑन सेलेक्ट फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस। अभी तक ये लोग कैसे पैसे इकट्ठा करते थे, तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स का यूज़ करके, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स का यूज़ करके। तो अगर आपको पता है कि एडीआर जीडीआर क्या होता है, देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो एंड कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो। If you liked the analysis, then please like, share and subscribe. Thank you and have a nice day.